गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं प्राचीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि गुप्त काल के पश्चात दक्षिणी भारत के राजवंश, दक्षिणी भारत में किन किन राजवंशों से शासन किया और कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा इस वंश के अंदर हुए। दोस्तों, हम जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन्हें ही कवर करते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें और याद रखें। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं दक्षिणी भारत के राजवंश। देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। तो अगर मेहनत आदत बन जाए, मेहनत करना आपकी अगर आदत बन जाती है तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, मतलब कामयाबी आपकी किस्मत में पक्की हो जाती है। कभी जिंदगी से हार मत मानो, क्योंकि सफलता पाने में साल लग जाती है। इसलिए मेहनत को आदत बनाइए, आपकी कामयाबी पक्की होगी। जिंदगी से कभी हार नहीं मानना, क्योंकि कामयाबी पाने के लिए समय लगता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। अब देख लेते हैं आज का हमारा जो पॉइंट है। तो गुप्त वंश के पश्चात दक्षिणी भारत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए थे उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला है आपका राष्ट्रकूट का राजवंश। राष्ट्रकूट का राजवंश या राष्ट्रकूट वंश भी कहा जाता है। तो राष्ट्रकूट मान्यखेट के राष्ट्रिकों या राठिकों के वंशज थे या वंशज माने जाते हैं। अशोक के अभिलेखों में राष्ट्रकूटों का उल्लेख भी मिलता है। 760 ईस्वी में दंती दुर्ग एक राजा थे जो राष्ट्रकूट के थे, ने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन द्वितीय को पराजित किया और मान्यखेट में अपनी राजधानी बना ली। दंती वर्मा ने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टारक जैसी उपाधियां भी धारण की थी। दंती वर्मा ने कृष्ण प्रथम जो 758 से 773 ईस्वी तक रहा, इसने शुभ तुंग और अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। और ध्रुव एक हुए थे, तो ये 780 से 793 ईस्वी तक रहे और इन्होंने सिंहासनारोहण होने के पश्चात धारावर्ष और श्री वल्लभ जैसी उपाधियां धारण की थी। तो जो भी शासक राष्ट्रकूट वंश में हुआ था उसने उपाधियां कई तरह की धारण की थी। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक ध्रुव था और जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। तो ये राष्ट्रकूट का जो राजा ध्रुव था, इसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष ये चोल, पांड्य और चेर, ये इन वंशों का एक समूह था। तो उसने उस समूह में भाग लिया और नरेश वर्मन को पराजित किया। इनकी सहायता से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट शासक ध्रुव गोविंद तृतीय थे, इंद्र तृतीय था और कृष्ण तृतीय था। गोविंद तृतीय 793 से 814 ईस्वी तक ये रहे थे और उन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर के चक्र युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो जो इन्होंने त्रिपक्षीय जो समूह था उसमें भाग लेकर के और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने कई अन्य राजाओं को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य और केरल का चेर वंश एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद ने नष्ट कर दिया था। गोविंद तृतीय था, उसने इनका ये संघ जो बना हुआ था त्रिपक्षीय संघ, तो पल्लव, पांड्य और चेर वंश के सॉरी, तो ये जो पल्लव, पांड्य, केरल के चेर वंश जो था और गंग शासकों का जो संघ था उसको गोविंद तृतीय एक राजा हुआ था उसने खत्म कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था।
अमोघ वर्ष एक राजा हुए, वो 814 से 878 ईस्वी तक रहे और इन्होंने मान्यखेट नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ के प्रसिद्ध ग्रंथ कविराज मार्ग की रचना की थी। तो अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की। इंद्र तृतीय के शासन काल में अरबी निवासी अलमसूदी अलमसूदी जो था भारत आया था और इसने तत्कालीन राष्ट्र के शासन को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासन कहा था। मतलब जो इंद्र तृतीय था उनके शासन काल में अलमसूदी आया था और ये जो वर्तमान में जो इंद्र तृतीय शासन कर रहा था, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक या सर्वश्रेष्ठ शासन कहा था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम जो शासक था वो कृष्ण तृतीय था और इसने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक परांतक को पराजित किया था और इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन रहते थे और जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो जो राष्ट्रकूट के अंतिम शासक कौन थे? कृष्ण तृतीय थे और तकुलम के युद्ध में चोल शासकों को जो शासक था परांतक, इसको पराजित किया। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि था पौन नाम का और पौन नाम के कवि ने शांति पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों ये जो जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे, इनका अगला चैप्टर जो लेंगे तो प्राचीन भारत में जितने भी ग्रंथ और जिन साहित्यकारों ने लिखे थे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी हम हासिल करेंगे कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो अब कर्क एक द्वितीय एक राजा हुए थे। इसी वंश में कर्क द्वितीय एक राजा हुए थे जो 972 से 973 ईस्वी में रहे थे और अंतिम राष्ट्रकूट शासक थे ये। और इसे तैलब द्वितीय नामक सामंत, इनके सामंत थे, उन्होंने पराजित किया और कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना की थी। मतलब राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था कर्क द्वितीय और ये अंतिम शासक था राष्ट्रकूट वंश का। और इनके एक सामंत थे कल्याणी और उन्होंने पराजित करके और इसमें कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी थी इस सामंत ने। पश्चिमी चालुक्य वंश, अब जब चालुक्य वंश की स्थापना हो गई तो पश्चिमी चालुक्य वंश के बारे में देख लेते हैं। तो बातापी या बादामी एक ही बात है, बातापी बोलते हैं बादामी बोलते हैं कि चालुक्य वंश का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। बातापी या बादामी के चालुक्य शासक अपने आप को कहते थे हरिति पुत्र कहते थे, अपने आप को हरिति पुत्र ये लोग कहते थे। ये बातापी या बादामी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक पुलकेशन द्वितीय, ये 535 से 566 ईस्वी तक रहा था और इसने बातापी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पश्चिम का चालुक्य वंश था और इसमें ये राजा हुए थे और 637 से 638 ईस्वी में कन्नौज के हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। तो मतलब ये 637 से 638 ईस्वी में हर्षवर्धन को पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे महान राजा था और इसने पृथ्वी बल्लभ, परमेश्वर तथा परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। मतलब इसने पुलकेशन द्वितीय ने पृथ्वी बल्लभ, परमेश्वर तथा परम भागवत जैसी उपाधियां धारण की थी। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर एवं दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो कई उपाधियां पुलकेशन द्वितीय ने कई उपाधियां धारण की थी। किसी भी राजा को हराते थे तो ये अलग अलग तरह की उपाधियों से सुशोभित होते थे, अपने आप को उपाधियां प्रदान करते थे। विक्रमादित्य के शासनकाल में दक्कन होता है दक्षिण में, अरबों ने आक्रमण किया था और इस आक्रमण का जो मुकाबला विक्रमादित्य का एक भतीजा था उसका नाम था पुलकेशन, इसने किया था और पुलकेशन इसमें सफल हुआ था और विक्रमादित्य ने इसे अब निजानश्रेय की उपाधि प्रदान की थी। तो जो विक्रमादित्य के शासनकाल में दक्षिण साइड में अरबों का आक्रमण हुआ और इस आक्रमण का मुकाबला करने के लिए विक्रमादित्य का एक भतीजा था पुलकेशन, इसने उनसे लोहा लिया और पुलकेशन द्वितीय विजयी रहा और विक्रमादित्य ने खुश होकर के अब निजानश्रेय की उपाधि पुलकेशन को दे दी थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी बर्मन द्वितीय को पराजित करके कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर और दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी ने
त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। मतलब विक्रमादित्य की 2 पत्नी थी, तो वो एक थी इसकी पत्नी लोक महादेवी, इसने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, और दूसरी पत्नी त्रिलोक देवी थी, इसने त्रिलोकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। जो राष्ट्रकूट वंश हमने पढ़ा था, तो ये उस वंश की स्थापना कीर्तिवर्मन द्वितीय को एक सामंत था दंती दुर्ग, उसने परास्त किया और फिर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में अगला जो वंश था वो था चालुक्य वंश। अब चालुक्य वंश के बारे में देख लेते हैं। तो जो चालुक्य वंश है, पुलकेशिन द्वितीय के भाई एवं वायसराय विष्णु शर्मा, वायसराय कौन? विष्णु शर्मा ने 615 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो पुलकेशिन द्वितीय के भाई एवं वायसराय विष्णु वर्धन ने 615 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। पूर्वी चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी को बनाया गया था, बेंगी। जयसिंह प्रथम 633 से 663 ईस्वी तक रहा था, और इसके समय में पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय और जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। तो चालुक्य वंश के ये महान कुछ शासक हुए थे। चालुक्य वंश, अब चालुक्य वंश का बारे में देखते हैं। तो चालुक्यों की क्या है, 3 शाखाएं मिलती है, और 3 शाखाओं में कल्याणी के चालुक्य मिलते हैं, बातापी या बादामी के चालुक्य मिलते हैं, और बेंगी के चालुक्य बनते हैं। मतलब चालुक्य जो वंश था, इसकी 3 शाखाओं के बारे में इतिहास के अंदर जानकारी मिलती है। और ये 3 वंश, तो कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना थी तैलभ द्वितीय ने की थी, और तैलभ द्वितीय 973 से 997 ईस्वी तक शासक रहा था, और उसने राष्ट्रकूट शासक खोंटिंग के भतीजे कर्क को पराजित किया था। तो जो तैलभ द्वितीय था, उसने खोंटिंग के भतीजा था कर्क नाम का, उसको पराजित किया था। सोमेश्वर प्रथम इसमें राजा हुआ था। इसने मान्यखेड़ से राजधानी हटा करके कल्याणी में स्थापित की थी। तो सोमेश्वर प्रथम एक राजा हुआ था जिसने मान्यखेड़ से राजधानी हटा करके और कल्याणी को राजधानी बनाया था। बिल्हण एवं ज्ञानेश्वर विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। ये 2 जो लेखक थे, बिल्हण एवं ज्ञानेश्वर, ये विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में ही रहते थे, और विक्रमादित्य चतुर्थ इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने 1076 ईस्वी में विक्रम संवत की स्थापना की थी। शुरुआत की इसके दरबार में विज्ञानेश्वर एवं बिल्हण निवास करते थे, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा नाम की तो विज्ञानेश्वर ने की, एवं विक्रमादित्य देव चरित्र की रचना बिल्हण ने की थी। तो प्राचीन भारत में अनेक ग्रंथ लिखे गए थे, और इनके रचनाकार कौन कौन थे ये देख रहे हैं। सोमदेव के कथा सरित सागर नामक पुस्तक लिखी थी। सोमदेव ने कथा सरित सागर एक पुस्तक लिखी थी। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हण थे। अगला वंश पल्लव वंश है। तो कांची के पल्लव वंश की प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हरिशरण के प्रयाग स्तंभी, प्रयाग प्रशस्ति एवं हुएनसांग की यात्रा के विवरण से मिलती है। तो पल्लव वंश के जो कांची के पल्लव थे, इनकी जानकारी हमें हरिशरण के प्रयाग प्रशस्ति लेख से एवं हुएनसांग की यात्रा के वर्णन से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पल्लव पहले सातवाहनों के सामंत थे। विष्णु सिंह पृथ्वी का शेर इसे कहा जाता था, जो 575 ईस्वी में पल्लव वंश की इसने पल्लव वंश की नींव रखी थी। किरात अर्जुनीय का लेखक था, वो भारवी विष्णु सिंह के संरक्षण में रहता था। विष्णु सिंह बौद्ध तथा वैष्णव दोनों धर्मों का अनुयायी था, और सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम के आदिवारा गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी तक रहा था, और उसके शासन काल में पल्लव और चालुक्यों के मध्य बहुत लंबा संघर्ष चला था। मतलब पल्लव वंश और चालुक्य वंश के बीच में संघर्ष चलता रहा था राज्य को लेकर के। महेंद्र वर्मन प्रथम ने
महेंद्र वर्मन जो प्रथम उसने मित्रविलास प्रहसन नामक परिहास नाटक की एक रचना की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने मित्रविलास, विचित्र चित्त, गुणभर, शत्रुमूल की उपाधि धारण की थी। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, जो महाबलीपुरम का एकाश मंदिर है उन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण पल्लव राज्य के नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था महाबलीपुरम के एकाश मंदिर का निर्माण। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग जो था वो कांची में आया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया था और राजधानी बादामी पर अधिकार करके महामल्ल और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय, अरबों ने जो आक्रमण किया उस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था जब अरबों ने आक्रमण किया था उस समय। और उसने राज सिंह, राजाओं में जो सिंह, आगम प्रिय मतलब शास्त्रों का प्रेमी, शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक, ऐसी उपाधियां धारण की। और उसने काशी का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो कैलाशनाथ का मंदिर जो बनवाया था काशी में, उसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी, और यह महाबलीपुरम के शोर मंदिर के नाम से विख्यात है। महाबलीपुरम के सत्य पैगोड़ा का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार के अंदर रहा करते थे। पल्लव वंश का जो अंतिम शासक था वो अपराजित था, और 879 से 897 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब पल्लव वंश के कला और वास्तुकला के बारे में देखते हैं कि पल्लव वंश में कला कौन कौन सी थी। तो एक द्रविड़ शैली थी पल्लव वंश के अंदर, और पल्लवों के नेतृत्व में द्रविड़ शैली का विकास 4 भागों में हुआ। और वो 4 भाग कौन कौन से? एक तो महेंद्र वर्मन शैली थी, और इसके अंतर्गत कठोर पाषाण को काट करके गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ था, जिन्हें मंडप शैली भी कहा जाता है। एक नरसिंह वर्मन शैली थी। इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। इसमें रथ या एक शिलाखंडी है, मतलब रथ के नुमा आकृति बनाई गई थी। यह एक शिला के खंड को छांट करके उसमें कुछ चित्रकारी की गई थी। एक राजसिंह शैली थी, तीसरी जो शैली थी वो राजसिंह शैली थी, और इसके अंतर्गत गुहा मंदिरों का निर्माण जो है स्थान पर पाषाण और ईंट, पत्थर और ईंटों की सहायता से इमारती मंदिरों का निर्माण किया गया था। और इस शैली का प्रयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया। महाबलीपुरम का मंदिर, मुकुंद मंदिर, कांची का कैलाश मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर आदि जो है इसी राजसिंह शैली के अंदर बने हुए हैं। और चौथी जो शैली थी वो नंदी वर्मन शैली थी, और इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत जो है छोटे मंदिर निर्मित किए गए थे, और इनका प्रयोग नंदी वर्मन ने किया था। जैसे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर भी इसी शैली के अंदर बने हुए हैं। तो दोस्तों ये था प्राचीन भारत के इतिहास में दक्षिण के जो राजवंश थे उनके बारे में जानकारी, और ये जानकारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि इसमें शॉर्ट में बताया, लेकिन शॉर्ट में इसलिए बताया कि परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत, और मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में किन किन साहित्यकारों ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की। दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप किसी भी परीक्षा के अंदर देख लेंगे तो रचनाएं और रचनाकारों के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो प्राचीन भारत की संपूर्ण रचनाएं तथा संपूर्ण रचनाकारों के बारे में हम जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।